प्रश्न तो आपसे यह जानना है कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए, कुछ राजनीतिक आंदोलन और किसान के मुद्दों को लेकर भी, तो उन आंदोलनों से इस आंदोलन को आप कैसे अलगाते हैं, कैसे दूसरी तरह से का आंदोलन पाते हैं? किसानों का समस्या बहुमुखी है, बहुमुखी उत्पादन का, बाजार का, प्रोसेसिंग का, ट्रांसपोर्ट का, मार्केटिंग का, बहुत सारे समस्या किसानों का है। और किसान का समस्या जो आज नया नहीं है, किसान का समस्या आज़ादी का पहले था एक तरीका का, आज़ादी का बाद फिर ये नया समस्या पैदा हुआ है। मगर इस समस्या दूर करने के लिए जो मुख्य हथियार होना चाहिए, सरकारी कृषि नीति होगा, जिसके आधार पर किसान को समस्या को इकट्ठा करके उसको दूर करने का पद्धति तय किया जाना चाहिए। ये है उसका हथियार। मगर हमारा दुख की बात यही है कि 73 ईयर्स में जितना कृषि नीति तैयार हुआ है, कोई कृषि नीति किसान का समस्या हल करने के लिए कोशिश नहीं किया गया है। हमारा कहना यही है कि कृषि नीति होना चाहिए, उसका केंद्र में किसान न रहना चाहिए, किसान के ऊपर नीति है। तो किसान को सेंटर में रखते हुए उसका उत्पादन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका प्रोसेसीकरण, उसका मार्केटिंग, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारे पॉलिसी पेरीफेरी में आना चाहिए, सेंटर में किसान रहना चाहिए। ये हमारा मांग है। मगर 73 साल से जितना आज तक कृषि नीति तैयार हुआ है, वो सेंटर में कभी किसान के नहीं रखा गया। सेंटर में नहीं रखा, सेंटर में उत्पादन, उसका प्रोडक्शन, उसका मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब सेंटर में है और किसान उसका पेरीफेरी में है, इर्द गिर्द में है। इसके वजह से किसान का जो समस्याएं हैं वो कभी एड्रेस नहीं होता है। मार्केटिंग चाहिए, जो मार्केट व्यापार करता है उसको सुविधा देने की व्यवस्था हुआ। उत्पादन चाहिए, उत्पादन देश के लिए ज़रूरत है तो देश उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। मगर किसान जो उत्पादनकारी है, जो अन्नदाता है, उसका दुख दर्द क्या है, उसका एक एक समस्या क्या है, उसका एक एक समस्या कैसे दूर किया जाएगा, इसके आधार पर जो नीति होना चाहिए, ये नीति आज तक नहीं हुआ। इसलिए आज किसान का समस्या बढ़ते गए। आज़ादी के बाद किसान समस्या बढ़ते गए और बाद में जब गैर समझौता हुआ और हमारा आर्थिक व्यवस्था जो विश्वकरण हो गया, वैश्विक अर्थनीति का भारत का अर्थनीति जोड़ गया, तब क्या हुआ, ये जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का सारे सवाल आ गया और सरकार धीरे धीरे उत्पादन का काम से हाथ उठा लिया। सरकार दूर हटने लगा। सरकार का जो जिम्मेदारी है वो निजी जिम्मेदारी छोड़ने लगा और ये जो प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसी आ गया और उसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन कर दिया, इस बाजार, ये सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ने का जो नीति तय किया गया, नव उदारवादी नीति, ये नव उदारवादी नीति जब एक्सेप्ट किया गया तब धीरे धीरे कृषि समस्या जो था वो संकट में बदल गया। आज समस्या गहरा हुआ और संकट में बदल गया। इसलिए समस्या दूर करने के लिए आप कोशिश कर सकते, मगर समस्या जब दूर कर नहीं सकता, आज खुदकुशी कर रहा है, समस्या मिटा नहीं पा रहा। प्राय 4 लाख किसान खुदकुशी किया। आज भी रोज 52 किसान प्रतिदिन खुदकुशी करते हैं, क्योंकि वो समस्या इतना तीव्र है, वो सॉल्व करने का रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको मरने के अलावा उसके सामने रास्ता नहीं है। इसलिए आज किसी समस्या किसी संकट में बदल गया और आज किसी संकट से पूरा देश के किसान गुजर रहा है। और ये संकट से निकालने के लिए सरकार के जो दिल से, दिमाग से या आंतरिक तक से ये समस्या दूर करने का प्रयास होना चाहिए, ये नहीं हुआ और बीजेपी सरकार आने के बाद ये समस्या और तीव्र हुआ। इसलिए आज पूरा देश में किसान आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है। इसलिए आज ये किसान आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। तो इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने निजी कृषि की बात की, जो निजी कंपनियों के हाथ में चला जाना, तो संविदा कृषि की बात तो स्वामीनाथन आयोग में भी है और जाहिर सी बात है कि संविदा पर की कृषि की जब बात होगी तो निजीकरण बढ़ेगा और निजीकरण बढ़ेगा तो उसमें
किसानों का शोषण होगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, स्वामीनाथन कमीशन का जो मुख्य रिपोर्ट है, जी, एक है किसान के कैसे बचाया जाए, उसका उत्पादन के उसका इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उसका खुदकुशी कैसे दूर किया जाए, ये सब एक हिस्सा है। और कुछ हिस्सा है रिफॉर्म का। रिफॉर्म का जो हिस्सा है, ये सरकार किसान को बचाने वाला जो हिस्सा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसमें रिफॉर्म के लिए जो कुछ बात कहा गया है उससे बाकी उसका जो रिफॉर्म है चल रहा है उसी के साथ जोड़ के बोल रहे हैं हम उसको लागू कर रहे हैं। असल में जिस लिए स्वामीनाथन कमीशन बना था, उसका जो मकसद था किसान को बचाना, उसका फसल का सही दाम देना, उसका कर्जा का समस्या से उसको मुक्त करना, उसका उत्पादन में उसका भागीदारी बढ़ाना, उसका मार्केट में उसका सुविधा देना, सरकार से उसको मदद करना, उस किसान रिलेटेड जो हिस्सा है उसको इग्नोर किया गया। इसलिए स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है। हमारा आंदोलन भी एक लक्ष्य है। सर, इसमें है स्वामीनाथन आयोग में जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे की जाए, तो उन्होंने क्या किसानों के जो श्रम है उसको स्किल्ड लेबर माना कि अनस्किल्ड लेबर माना? क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर माना तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसका जो मूल्य होगा वो अकुशल श्रम की अपेक्षा अधिक होगा। और किसान चूंकि पारंपरिक ढंग से प्रशिक्षित होता है, क्योंकि उसको अप्रशिक्षण नहीं कर सकते, एक लंबी परंपरा होती है। किसी को भी आप किसी कृषि कार्य के लिए भेज दीजिए तो वो कर लेगा, ऐसा संभव नहीं होगा। उसके लिए भी एक खास तरह की वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है कि वो दूसरे तरह की ट्रेनिंग नहीं है, वो परंपरा से सीखता है। मगर वो जो बात, ये बात सही नहीं है। आप कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर को बोलो, एक भी बीज उगा नहीं सकता, एक भी पौधा को जिंदा रख नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं है। स्किल के बिना ये कर सकता। आज जो किसान हमारा, सुनिए, आज जो हमारा देश में खाद्य का कमी था, भारत बराबर हम भूखे मरते थे, ये भारत का इतिहास था। मगर जब किसान अपना उद्योग से जो थोड़ा सा सरकारी मदद लेके जब उत्पादन बढ़ाया, आज हम स्वयं संपूर्ण हो गया। जो किसान अपना देश को खाद्य में स्वयं संपूर्ण कर सकता, जो उत्पादन को बढ़ा के अमेरिका का कंपटीशन से हिंदुस्तान को बचा सकता, जो अन्नदाता 120 करोड़ लोग को 2 टाइम को खाने के इंतजाम कर सकता, और वो करने के लिए जिस प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ट्रेनिंग के बिना हो सकता। आप सोचता है आपका कोई बड़े पंडित आके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया, वो ट्रेनिंग है, और वो जो रोजमर्रा अपना जिंदगी का आधार पर सीख रहा है वो ट्रेनिंग नहीं है, वो स्किल्ड है। इससे बड़ा स्किल कोई नहीं हो सकता। तो मगर आप स्वीकार नहीं करो, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में उसको स्वीकार नहीं करता। कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंजीनियर बना देता है, मैकेनिक्स बना देता है, इलेक्ट्रिशियन बना देता है, बोलो ट्रेंड है। और किसान जो खेती उत्पादन करके देश को बचा रहा है, वो जो काम कर रहा है पूरा 24 घंटा 18 घंटा काम करके अपना काम को कर रहा है, एक के बाद एक काम कर रहा है, एक समय के बाद एक समय कर रहा है, कब क्या करना है सब कुछ जो घड़ी के मुताबिक कर रहा है, इसके वजह से उत्पादन बढ़ते रहा है। इसको आप स्किल नहीं मानेंगे तो स्किल किसका क्या आ जाता है? ये झूठ है। जो बोलते स्किल नहीं है वो झूठ है, वो किसान का दुश्मन की तरह बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप मानते हैं कि जो किसानों को मजदूरी मिलनी चाहिए, उनका जो श्रम का मूल्य हो वो स्किल्ड माना जाए। डेफिनेटली जो काम वही कर सकता स्किल लोग कर। आप जो इंजीनियर है ये बिल्डिंग बना सकता, हम नहीं बना सकता है, इसलिए हम इंजीनियर नहीं है। मगर हम जो खेती में उत्पादन करता है तो हमारे स्किल को आप स्वीकार करो, आप नहीं कर सकता। आप जब कोई तोलमोल करेंगे ईमानदारी से करो ना। मजदूर के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए उसका ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग मानेंगे। और खेती जो चला रहा है हजारों साल से परंपरा से ही सीखता है, बाप से बेटा सीखता है, बेटा से बात सीखता है, वो सीख के ही करता है। बिना सीख के कोई एक दाना भी उगा नहीं सकता। तो इसको स्किल मानना जरूरी है। तो सर, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कह रहे हैं,
तो उसकी अपेक्षा जब इसको स्किल्ड मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे इसका मूल्य कई गुना ऐसे ही बढ़ जाएगा, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। क्योंकि दूसरे प्रोडक्शन से इसका प्रोडक्शन में फर्क है। एक आपको जो कारखाने में प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन के बाद अपना प्रोडक्शन को दाम तय करके बाजार में भेजता है। हर भी कपड़ा हो, मशीन हो, कार हो, सब प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन का दाम तय करके बाजार में भेजता है, मगर किसान का अपना प्रोड्यूसर का दाम तय करने का हक नहीं है। ये कैसे चलेगा? किसान अपना प्रोडक्शन का दाम तो तय नहीं कर, वो कुछ लोग बैठे हैं ठंडा घर में, वो तय कर देता है और ज़्यादातर झूठ प्राइस तय करता है। APSC, MC, CACP जो दाम तय करता है, वो हमारा अनुभव है पूरा सब ऑलवेज 99% क्षेत्र में वो खर्चा से कम होता है। तो कहने का मतलब कि कोई ऐसी भी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें स्किल्ड लेबर उनको दिया जाए किसानों को। हाँ, कॉस्ट सुनो, दोनों को, इंडस्ट्री और खेती को एक ही तरह देख नहीं सकता। आपको दिमाग थोड़ा साफ होना चाहिए, देशवासी को, इंजीनियर को, पंडित को, पॉलिटिशियन को। किसान को, जैसे मैं बोला, किसान कैसे फसल का दाम मिलेगा? क्योंकि वो दाम तय नहीं कर सकता, दाम तो तय कर देता है सरकार। तो उसको दाम तय करने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार को बाध्य होना चाहिए कि तो रूल्स में होना चाहिए ना जी। क्या रूल्स होना चाहिए? इसलिए हम आंदोलन किया, इसलिए स्वामीनाथन कमीशन हुआ। स्वामीनाथन कमीशन ने बोला किसान का जो संकट है उसका मुख्य कारण है उसका फसल का दाम नहीं मिलना। वो खर्चा से कम मिलते मिलते खेती एक घाटे का सौदा हो गया। इसलिए किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। बाप तो मरी है, मैं क्यों मरूं? दूसरे काम। आज भी हिंदुस्तान में एक ये हुआ, समीक्षा हुआ, 100 में 41 किसान बोला कि भाई हमको दूसरा कोई काम मिल जाएगा, हम खेती छोड़ देंगे क्योंकि खेती में नुकसान है। तो आज क्यों हो रहा है नुकसान? इसको बचाने का जिम्मेदारी किसका है? देश का नहीं है। तो आज जो पहला है, स्वामीनाथन कमीशन ने बोला कि किसान का फसल का सही दाम देने से किसान इससे निकाल के आ सकता। सही दाम क्या होगा हम नहीं तय किया, स्वामीनाथन ने सुपारिश किया। स्वामीनाथन फॉर्मूला दिया C2 + 50%। C2 माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस जितना खर्चा होगा उससे आधा, इसको दाम होना चाहिए। तो C2 में क्या है? खर्च में तो वो उसका श्रम भी जुड़ेगा। हाँ, सब है वही तो, मगर उसमें तो खर्चा नहीं, उसका खर्च उठना चाहिए। खर्चा प्लस आपकी खर्चा ही तो आपको दिया, आप क्या करेंगे? 100 रुपया खर्चा हुआ, आपको 100 रुपया दिया, कल आपको खुदकुशी करना पड़ेगा। आप उत्पादन किया, देश को खिलाया, उसके वजह से आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। विदाउट दैट गिविंग द मार्जिन वो कैसे प्राइस हो सकता? वो तो झूठ है। इसलिए स्वामीनाथन बोला C2 + 50%। C2 माने खर्चा। खर्चा में क्या होगा? खाद का दाम, बिजली का दाम, पानी का दाम, मजदूर का दाम, उसके बाद बीज का दाम, मेडिसिन का दाम, ये जो खर्चा है ये सब का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जमीन का जो नुकसान होता है हर साल में, वो जमीन का नुकसान भी इसको हर साल में जोड़ना पड़ेगा। ये सब जोड़ के एक साल में जो खर्चा होता है, समझो 100 रुपया आया खर्चा, तो 100 रुपया खर्चा आया तो उसको आने वाला दिन में जीने के लिए उसका 150 रुपया उसको दाम होना चाहिए। खर्चा प्लस 50%, C2 + 50%, ये स्वामीनाथन का फॉर्मूला है। मगर ये फॉर्मूला नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है। इज ए ग्रेट लायर। वो बोल रहे हैं हम दे रहे हैं। वो क्या दे रहा है आपको मालूम है? लोग को जानते नहीं, मुश्किल यही है, हमारा लोग जानते नहीं और झूठ सुनते प्रभावित होता है। किसान मर रहा है, खुशी से मर रहा है क्या? खुदकुशी कर रहा है, प्यार से कर रहा है, खुदकुशी करने में मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि फसल का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए स्वामीनाथन, वो जो मोदी जो फॉर्मूला दे के झूठ प्रचार कर रहा है, वो फॉर्मूला के नाम है 2A + FL। 2A + FL। 2A मीन्स उसमें 5 चीज रहेगा, दाम फसल का, उसका बाद मैंने बीज का, दवा का, उसका बाद खाद का, बिजली का, डीजल का, ये रहेगा। इसके साथ फैमिली जो मेहनत देता है, 25 दिन 30 दिन एक फसल में लगता है, वो 25-30 दिन का जो मजदूरी उसमें जोड़ेगा। जोड़ के
वो देता है, मगर उसमें लैंड का खर्चा नहीं रहेगा। ये है विरोध। स्वामीनाथन बोल रहे हैं लैंड में जो हर मशीन खाया होता है, आपको दिखता है हर मशीन एक 25 साल में खरीद करता है, उसका 25 हिस्सा में बांट के हर साल में वो जोड़ा जाता है। डिप्रिसिएशन हर मशीन के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, मगर लैंड का डिप्रिसिएशन चार्ज जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वामीनाथन बोला लैंड का डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, तभी होगा C2। और C2 लैंड का डिप्रिसिएशन निकाल दो तो वो C2 नहीं हो सकता, वो 2A हो रहा है, A2 हो रहा है। इसलिए बोला A2 प्लस 50%, ये C2 प्लस 50% से कम 20% लेस होता है। C2 प्लस 50% में खर्चा 100 रुपया होगा उत्पादन का, तो A2 प्लस FL में 80 रुपया 85 रुपया होगा उत्पादन खर्चा, तो वहाँ कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो आपको पूरा नुकसान होता है। आप 1 क्विंटल बेचेंगे, 100 रुपया खर्चा हुआ का 80 रुपया मिलेगा, आपका 20 रुपया नुकसान होता। तो A2 प्लस 50% जो है ये सही फार्मूला नहीं है, किसान विरोधी है, इसलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। हमारा इसलिए बोलना है स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक फसल का दाम निर्धारित करो, एक। दूसरा है उसी दाम पे फसल खरीदो, वो निश्चित करो। हम सचेत है सरकार सब नहीं खरीद कर सकता, सरकार जितना खरीद करेगा करेगा, और बाकी जो लोग खरीद करेगा वो सेम रूल्स में होना चाहिए। सरकार खरीद करेगा जिस प्राइस में, प्राइवेट उसको आधा दाम में खरीद कर रहे हैं, दलाल फोड़े, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा कानून होना चाहिए, सरकार जो दाम तय कर देगा उसी दाम पे सरकार भी खरीद करेगा, प्राइवेट को भी उसी दाम पे खरीद करना पड़ेगा, और उससे कम जो दाम देगा उसको सजा होना चाहिए। ये कानून हम मांग रहे हैं, नहीं तो गारंटी नहीं है। अब बोल दिया 5000 रुपया किलो, 500 रुपया में खरीदने का लोग नहीं है। आप 1868 रुपया इस साल धान को कीमत क्विंटल कर दिया, 1818 रुपया। सिर्फ जहां मंडी है पंजाब हरियाणा में, मंडी में जब बेचने जाता है 1868 मिलता है, वो भी खर्चा से कम है। खर्चा जब होता है 2021 से करीब, वो 250-300 कम वही है, फिर भी वो पैसा भी मिलता है जहां मंडी है। और जहां मंडी नहीं है वहाँ 1200-1300 से क्विंटल, पूरा हिंदुस्तान में 1200-1300 क्विंटल में बेचना मजबूर होता है, आधा दाम में खर्चा से। तो कितना दिन चलाएंगे दुकान, नुकसान का सौदा कितना दिन चलाएंगे? 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, अंत तक तो चला नहीं सकता। इसलिए हम बोलता है स्वामीनाथन के मुताबिक वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट होना चाहिए। अभी कोई एक्ट नहीं है, ये सरकारी निर्देश में दाम तय होता है। CACP दाम तय कर देता है और वो दाम सबसे खर्च से कम होता है, और वो दाम सिर्फ मंडी में मिलता है। पंजाब हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में 6% 7% किसान को मिलता है, ऑल इंडिया की जितना किसान है, बाकी को मिलता नहीं। उस रेट पर तो हर जगह खरीद भी नहीं होती पूरी, मन खरीद तो होता है, हमारा तो विरोध यही है। खरीद नहीं, कहाँ प्राइवेट खरीद करता है, तो अदानी अंबानी जब खरीद करेंगे तो सरकार को जिम्मेदारी होता है ना। कमजोर को डिफेंस कौन करेगा? कमजोर को डिफेंस कौन करेगा? आप अमीर अदानी अंबानी को सारे सुविधा दे रहा है, 6 लाख करोड़ उसको माफी कर रहा है, और किसान के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आपका नहीं है। ये किसका बुद्धू बनाने का कोशिश कर रहे हैं? हमारा इसलिए कहे हैं कि भाई जो किसान का जो फसल का दाम है वो दाम स्वामीनाथन के मुताबिक होना चाहिए, और उसी दाम में बेचना गारंटी करना चाहिए। गारंटी सरकार भी उसी दाम में कि ना, कोई भी प्राइवेट के खरीद करे उसी दाम पे लेना पड़ेगा। ये हमारा मांग है। सर, ये उत्पादन से संबंधित जो अभी आपने बात की, तो हाइब्रिड फसलें आई, हाइब्रिड बीज, और जिससे भारत में लोगों को लगा कि उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ा भी। सन 1961 के आसपास में तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन, ये स्वामीनाथन जब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, तो उसमें वहाँ एक प्रस्ताव कानून बना, पब्लिक लॉ 480 करके, तो उसके तहत बाहर से बीज मंगाते थे, और उसके लिए उर्वरक भी बाहर से मंगाते थे। तो किसानों की जो एक पारंपरिक बीज संरक्षण की वो थी, वो सिस्टम खत्म, वो सिस्टम टूटा, खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो उससे किस तरह का किसानों को नुकसान हुआ, इस पर कुछ? उसमें नुकसान तो हुआ ही है। जो अपना बीज बनाता था उसी बीज को वो आप हमारा इंडिया में हमारे रिसर्च सेंटर क्यों है, हम क्यों अमेरिका, लेकिन स्वामीनाथन ने तो उसका समर्थन किया था। नहीं, स्वामीनाथन क्या, क्योंकि हमारा देश में रिसर्च करके उसको इम्प्रूव करने का काम होना चाहिए था। ICAR का काम है,
जो हमारा जो बीज है इसको बेहतर किया जाएगा। हम विदेशी कंपनी से ज़्यादा दाम में क्यों लेंगे? उस समय स्वामीनाथन सरकारी नीति चालू किया था, मगर वो संपूर्ण सही नहीं। हम तो बोल रहे हैं सही नहीं है, आपको तो मानना पड़ेगा। स्वामीनाथन बोला भगवान नहीं है स्वामीनाथन। यानी कि उन प्रस्ताव जो सिफारिशें हैं उसमें से कुछ चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन में जो रास्ता निकाला गया था, थोड़ा उत्पादन बढ़ा था, वो उसमें सिर्फ धनी किसान का कुछ फायदा हुआ था। धनी किसान कितना है? 15%। 82% किसान बड़े किसान, बड़े जमीन का मालिक है, उसका बैंक का लोन उसको मिला, उसका सामान सरकार खरीद किया, उसका सब कुछ सुविधा मिला, बैंक लोन 40% कंसेशन में मिला, मगर 85% जो छोटा किसान है उसका कुछ नहीं मिला। अब 15 लोग को बचाओ, 85 लोग को मरने दोगे? ये कोई सरकारी नीति हो सकता? अच्छा, जो ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें शुरू में दलितों ने इसका थोड़ा सा इसके समर्थन में नहीं रहे, कुछ सीमा तक विरोध भी हुआ। ये तो लेकिन फिर धीरे-धीरे आंदोलन कैसे, कोई सवाल जब उठते हैं वो सब लोग तो दिमाग में घुस नहीं जाता, क्या बात है, इसके पीछे क्या रीजन है। लोग धीरे धीरे समझता है, जब समझता है तभी पार्टिसिपेट करता है। हम जब मोदी जब आया, आखिर क्या कानून बनाया? भूमि अध्यादेश लाया। भूमि अध्यादेश कानून 2014 17 में आते ही वो किसान के पहले छोरा घटना था। किसान का जमीन पहले था कि जब किसान से जमीन तुम लोगे तो किसान को पूछना पड़ेगा, एक नंबर, क्यों किसी का बाप का जमीन नहीं है, उसका जमीन है। दूसरा है उसका ज़मीन का दाम, सही दाम देना पड़ेगा। तीसरा है उसका ज़मीन का जो कोई जिस पर्पज में लेंगे वो कामयाब ना हो, उसका ज़मीन उसको वापस देना पड़ेगा। ये सब कुछ कानून था, मगर नरेंद्र मोदी आके वो कानून बदल दिया। किसान से ज़मीन लेंगे, कलेक्टर ले लेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, उसके जो दाम होगा वो दाम में उसका कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिंदगी भर के लिए उस प्रॉपर्टी है, वो चला जाएगा तो जिंदगी भर में चला गया। इसका मतलब कि जो स्वामीनाथन ने संविदा फार्मिंग मैंने खेती की बात की थी, उस बिंदु के आप विरोध में है? संपूर्ण रूप से नहीं है, मगर जमीन जो है, जमीन तो किसान के पास रहना चाहिए ना। जमीन नहीं रहा किसान क्यों है? आज जो नया पॉलिसी हम लड़ रहे हैं ये है हमारा देश के खेती आधारित, किसान आधारित खेती है, किसान पर निर्भरित खेती हिंदुस्तान में है। अभी आमदनी अंबानी आधारित खेती बनाना चाहते हैं। अभी खेती को कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे, जमीन किसान अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा और जमीन चला जाएगा कॉर्पोरेट के हाथ में। जमुना अमेरिका में गया, जैसा 300-350 के पास सारे अमेरिकन जमीन चला गया, और हमारा देश में 85 करोड़ किसान है। वो जमीन किसान जमीन खो के अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा, उसका मजदूरी करना पड़ेगा अपना जमीन में, क्योंकि जमीन का मालिक हो जाएगा धीरे धीरे अदानी अंबानी। सरकार का यही लक्ष्य है। नया जो 3 कानून लाया है, 3 कानून का मकसद है किसान का जमीन धीरे धीरे किसान से हटा के वो जमीन का मालिक कॉर्पोरेट को करो, और कॉर्पोरेट उस जमीन को क्या करेंगे, उसको आधुनिक करेंगे, वो एरोप्लेन से बीज भेजेंगे, चलेंगे, वो करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, विदेश में बेचेंगे, करोड़ों मुनाफा करेंगे और किसान मरे। ये नीति है, किसान को मरने का नीति है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपको देखे बोला 1 गिलास जहर दिया प्लेट में, आपको मालूम है पीने से मर जाएंगे, अब पिएंगे? कोई बेवकूफ हो सकता? आज किसान आंदोलन में 600 किसान मर गए 8-10 महीने, 600, और 2 को तो पीट के मारा, कल हरियाणा में और एक उत्तराखंड वाला, वो मेरा, और 600 तो आंदोलन में मारे गए। 600 लोग मारे गए, अन्नदाता मर रहे हैं, अपना अंदर कोई इंसानियत नहीं है। वो सोचेंगे हमारा अन्नदाता मर रहा है, हम उसको समस्या सुने, उसको दूर करने का कोशिश करें। दुनिया में कोई आंदोलन है आज तक जहां आंदोलन जब होता है, अथॉरिटी जो होता है, सरकार हो, कंपनी हो, उससे बैठता है, बैठ के चर्चा करता है, क्या कर सकता, कितना लेन देन करके समस्या सुलझा सकता। एक सुलझाना अथॉरिटी का काम होता है। आज ये अथॉरिटी क्या कर रहे हैं? 10 महीना हो गया, सुनने का टाइम नहीं है, सुलझाने का टाइम नहीं है। वो चाहता है हम हार जाए, थक जाए और हम छोड़ के भागे, ये इसकी साजिश है। मगर किसान बोल दिया हम मर रहा है और भी मरेंगे, मगर जब तक हमारा समस्या हल नहीं होगा हम आंदोलन से नहीं पीछे हटेंगे।
अच्छा सर, ये हरित क्रांति के नाम पर, ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर जो उत्पादन बढ़ाओ, इसका एक सरकार की तरफ से प्रयास हुआ और उसमें बाहरी यानी कि विदेश से कीटनाशक मंगाए गए और कई तरह की सब विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। 1984 का एक भोपाल औद्योगिक गैस कांड जो हुआ वो अपने तरह का एक मालूम है ऐतिहासिक घटना है। तो ये कीटनाशक का जो प्रयोग बढ़ा कृषि में, उसको उसने क्या किया कि भारतीय कृषि परंपरा को डिस्टर्ब किया। वो तो किया, जैसे जैविक खेती होती थी तो उनकी उस उर्वरता जो थी वो नष्ट नहीं होती थी। यस, उनका यह मानना था कि अगर 8 क्विंटल हो रहा है तो जैविक खाद डालने से वो 10 क्विंटल 12 क्विंटल तक बढ़ जाता था। अचानक से उस तरह के कीटनाशक और खाद के उपयोग से उत्पादन तो बढ़ गया, विशेष करके पंजाब के किसानों का 20-25 क्विंटल होने लगा। लेकिन यह 2-4 साल बर्बाद हो गया, 4 साल 5 साल बाद उन लोगों ने अनुभव किया कि बनेगा नहीं, जमीन बर्बाद हो गई, अनर्बर हो जाता। तो इसलिए उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। कोई भी, हम कहा 70 साल बोला ना, 70 साल में जितना कृषि नीति हुआ, सब कृषि नीति किसान को किनारे में रख के किया गया। सब कृषि नीति से किसान मरा है। आज किसान अचानक नहीं मरा है। पहले कांग्रेस के जमाने में किसी समस्या तैयार हुआ और बीजेपी के जमाने में किसी समस्या संकट में बदल गया और तीव्र हुआ। ये समस्या तो और जब तक नवोदारवादी नीति हम एक्सेप्ट किया गैर समझौता के बाद, भारत का बाजार को विश्व बाजार के साथ मिला दिया, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इस संकट के लिए अगर कांग्रेस तो जिम्मेदार है ही, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अपराधी की स्थिति में बहुत बढ़ा दिया। ये तो है। हम लड़ाई करते हैं इसलिए कि सरकार कोई भी आए किसान को बात को ध्यान में सुने, समाधान करने का कोशिश करे। इसी से जुड़ा एक प्रश्न यह है कि जैविक कृषि की बात जब हम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वो सब अपना शुरू कर दिया है। तो उसको आम किसान तक पहुंचाने के लिए क्या सरकार की क्या नीतियां हो सकती हैं? हमारा यही कहना है, ये जो सरकार तो तय नहीं कर रहे ना, हमारा अपना सुनिए है, गलत कर। हमारा कहना चाहिए था, जैसा हमारा बीज को उन्नत करने के लिए हमारा ICAR जो है रिसर्च सेंटर है, उसको रिसर्च करके हमारा देश का परिवेश का, ये जो विदेश से बीज होता है उसी का देश के परिवेश में वो बढ़ाया, हम उसको यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन का एटमॉस्फेयर, जलवायु यहाँ कैसे होना चाहिए, जलवायु का नुकसान ना करके उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर में गवेषणा करके रिसर्च करके हमारा बीज को उत्पादनशीलता बढ़ाना चाहिए। मगर सरकार उत्पादनशीलता बढ़ाने का सारे कारखाना तो बंद कर रहे हैं। रिसर्च सेंटर के तो वैज्ञानिक तो रास्ता में भीख मांग रहा है, उसको लोग कोई पैसा नहीं दिया। इसलिए हमारा रिसर्च ना होने का कारण हम विदेशी जो रिसर्च किया, वो विदेशी जो रिसर्च करता है वो कोई गवर्नमेंट नहीं करता, मॉन्सेंटो करता है, कारगिल करता है, बड़े बड़े कंपनी करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी रिसर्च करता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब रिसर्च करता है वो मुनाफा के लिए करता है, आपको सेवा करने के लिए नहीं करता है। ये बात मानना पड़ेगा। जब नहीं मानोगे तो आप ठीक है उसके साथ जाओ, और जब मानोगे तो समझोगे नहीं ऐसा नहीं, उसके हाथ से किसान को बचाना है। अच्छा सर, इसी से एक पूरा राजनीतिक प्रश्न है, चूंकि आप बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं। यह जो किसानों का भाजपा का विरोध अलग अलग राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं शुरू हुआ, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं यह विरोध राजनीतिक भटकाव को जन्म देगा? इसको थोड़ा और स्पष्ट करो कि जैसे केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और विकास का जो ग्राफ था इतना धीमे था कि लोग हतोत्साहित होकर नए विकल्प की तलाश करने लगे थे, और उसी विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जो उनके अवनति का मतलब हरासमेंट, उनके विकास को रोकने की गति को अब और सशक्त बना के काफी तेजी से उसको बढ़ा दिया, यानी कि विकास की कोई संभावना न रह जाए इस स्थिति तक पहुंचा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ये मूल्यांकन आपका सही नहीं है।
पिछले 15-20 साल का जीडीपी का ग्रोथ देखो और 7 साल में जीडीपी का ग्रोथ देखो, बहुत बड़ा नहीं है। जी। खेती का उत्पादन हम स्वयं संपूर्ण बहुत दिन पहले ही हो गया। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां उस ग्राफ को बढ़ाएंगी, इसकी क्या गारंटी होगी? नहीं, बढ़ाया कौन नहीं। आज मनमोहन सिंह जो किया था ये वही रास्ता था, माने जो संस्कार का रास्ता था। ये तो बेचने का रास्ता लिया ना, संस्कार कहाँ कर रहे हैं ये सारे। हम बोलता हूँ गांव में कहावत है कि बाप दादा जो संपत्ति बनाया था, एक लौंडा बदमाश लड़का बन के सारे बेच के खा गया। ये गांव में बात है ना, आपको मालूम है। तो आज 70 साल में हम जितना बचाया था, आज 6 लाख करोड़ में हम अपना संपत्ति बेचने का तय किया है। एक पैसा संपत्ति बना नहीं रहे, जो संपत्ति था वो बोल रहा है पिछले कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं है तो 6 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? आसमान से गिर रहा है, मोदी का बाप का जेब से गिर रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये हम संपत्ति बनाया था खून पसीना से, ये संपत्ति बेच के मोदी वो पैसा उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तरीका है क्या? अच्छा सर, इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि जब किसानों ने देखा कि खेती से हमारा न्यूनतम खर्च भी नहीं चल सकता, न्यूनतम खर्च का मतलब कि भोजन, चिकित्सा व्यवस्था और बच्चे को पढ़ाना, यह भी अगर नहीं चला सकता, तो वो उन लोगों ने रोजगार की तलाश की और धीरे धीरे कृषि से पलायन हो रहा है। और ये संख्या अगर हम देवेंद्र शर्मा जी की बात माने तो बहुत तेजी से बढ़ी, जितना अनुमान था लैंड लूजिंग बढ़ रहा है ना जी। तो उसको रोकने की दिशा में क्या कुछ योजना हो सकती है? क्योंकि इस सरकार ने तो वहाँ रोजगार को भी खत्म कर दिया और यहाँ भी रोजगार नहीं है, इधर कृषि व्यवसाय को भी समाप्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में खुदकशी की संभावना अधिक बढ़ती है। नहीं तो इसलिए तो बोल रहा है ना, जो नीति तो, सबके पीछे अंदर जो है वो नीति है। जो नीति किसान को मारने का है, जो नीति किसान को बर्बाद करने का है, जो नीति किसान को जमीन छोड़ के मजदूर बनने में मजबूर करना है, शहर में आके रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, मुट्ठेगिरी करना, किसी तरह जिंदगी बिताने का हालत में पहुंचा देना है, जो नीति, वो नीति को हम बदलना चाहते हैं। भारत ऐसा नहीं है, ये सिंगापुर नहीं है कि 10 टन चावल हो जाएगा तो 1 साल का खुराक हो जाएगा। हमारा एक जिला का जो पॉपुलेशन है वहाँ का है, हमारा 125 का मतलब 250 करोड़, रोज 250 करोड़ खाना हमको सुबह शाम देना है, पूरे दिन 250 करोड़ लोग को खिलाना है। तो हम सिंगापुर का पॉलिसी ले सकता है? पॉलिसी कोई बेवकूफ़ है क्या, इडियट है क्या? जो हम सिंगापुर जैसा किया है हम वैसा करेंगे हिंदुस्तान में? सिंगापुर में 20 लाख लोग को खिलाना है और हमको 125 करोड़ लोग को खिलाना है। दोनों का पॉलिसी एक हो सकता? अब स्टेट स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसी होना चाहिए। हम जो पॉलिसी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना ऑफिसर है ये सब IMF वर्ल्ड बैंक पढ़ के आया है, कोई हमारे हिंदुस्तान का ध्यान उसका दिमाग में नहीं है। IMF वर्ल्ड बैंक में नौकरी करके आया है। IMF वर्ल्ड बैंक चाहता है पूरा दुनिया का अपने गुलाम बनाना, और वो गुलामी उसको ऑफिसर के दिमाग में घुसा दिया। वही आके यहाँ वही पॉलिसी लागू करना चाहता है, और उसी पॉलिसी के मुताबिक हमारा जो प्रचलित जीवन धारा है वो बर्बाद हो रहा है, गरीब बर्बाद हो रहा है। जो गरीब को मार के सिर्फ मुट्ठी भर 10% लोग के लिए सारी सुविधाएं और 90% लोग को कब्रिस्तान दिखा देना, ये कोई एक सभ्य सरकार का भूमिका नहीं होना चाहिए। ये हमारा किसान का दृष्टिकोण है। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे कि ये किसानों का आंदोलन है, करीब 9 महीना से चल रहा है और कई किसानों की जाने गई, करीब 600 से ऊपर तो ऐसे ही मरे जी। और भी कई हैं जिनकी गणना नहीं हुई, जैसे जो धारणा पर मर रहे हैं वही केवल नहीं मर रहे हैं, नहीं गांव में भी मर रहे हैं। खुदकुशी रोज 52 किसान रोज आज खुदकुशी करते हैं, 52। तो अगर यह आंदोलन ये सफल होगा नहीं होगा, इसको लेके आप कितने आशान्वित हैं? नहीं, सुनिए, हम तो हमारा ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हम कारण समझ गया, वो कारण दूर करने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसके अलावा क्या कर सकते? हम तो भगवान नहीं है। हम जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा समस्या पैदा कर रहा है, जो हमारा समस्या सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है,
उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको हक दिया है। हमारे ऊपर जुल्म होगा, अन्याय होगा, हमारा आवाज़ उठाने का हक हमारा है। और वो हक में अमल देना, सुनना सरकार का काम होता है। जनता का आवाज़ सुनना चुने हुआ सरकार का काम होता है। मगर सरकार जब जनता का आवाज़ ना सुन के उस पर बोझ डाल रहा है और सारे मुट्ठी भर अदानी अंबानी जैसा जिसका दलाल है मोदी, जिसको पैसा में प्रधानमंत्री बना है, उसको सेवा कर रहे हैं, जनता को बर्बाद करके आज सारे बेच दिया। आज हमारा कुछ नहीं है। अब समझो, हमारा रेल गया, हमारा एरोप्लेन गया, हमारा जहाज गया, हमारा रोड गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो, हमारा ऑयल हो, डिफेंस हो, हम जो 70 साल में बनाया था सब तो हम बनाया था देशवासी। और वो बेच रहे हैं एक आदमी सारे कुछ, तय क्या 6 लाख करोड़ में बेचेंगे? ये तो आपके सामने है ये बेचने का सवाल। जमीन है या जमीन अभी नेक्स्ट स्टेज दिया, अभी बेच दिया, अभी बचा है जमीन, अभी तो नेक्स्ट स्टेज बचा है जमीन। जमीन बेचेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। और जमीन हमारा देश होता है, और वो देश को जो बेचता है वो देश माता का कुपुत्र है, वो देशद्रोही है। देश बेचने का काम है। जमीन, देश तो जमीन है। जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है, जल है या और भी पदार्थ है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को यह देने का मतलब है कि उसका शोषण हो रहा है। सब शोषण तो हो रहा है। दूसरे जैसे ये कहीं कोई चीज बना रहे हैं, उसमें जल का उपयोग कर रहे हैं, तो इस पब्लिक की जो एक तरह के यहाँ के देश के लोगों की संपदा है, उसका सरकार दुरुपयोग कर रही है। तो इसको लेके क्या नहीं, वो तो है ना भैया, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है जी। आप जैसा पानी, हम अब ये पानी है, इतना है पानी, जिंदगी भर हम पानी पिया बिना पैसा में। अभी 1 गिलास पानी पीने के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ रहा है। ये धीरे धीरे सब कुछ बाजार में चले जाए, अपना कुछ नहीं रहेंगे। तो कम से कम जल, जंगल, जमीन, कम से कम अपना प्रकृति है, इसको तो बचाए। ये मर जाएगा तो गया। आज जो तूफान होता है, बारिश होता है, हर साल में फसल, ऑल्टरनेट ईयर में फसल बर्बाद हो जाता है। मालूम है आपका, बाढ़ में कितना हजारों लाखों एकड़ जमीन खराब हो जाता है, सुखाड़ में सूख जाता है। मगर कोई फैक्ट्री ओनर का कोई एक नुकसान होता है, उसका ईयरली नुकसान नहीं है, मगर किसान का नुकसान झेलना पड़ता है। अगर वो नुकसान पूरा करने के लिए सरकार का कोई योजना नहीं है। ये बीमा जो है पूरा धोखा है, किसान को कोई बीमा का क्षतिपूर्ति होता नहीं। तो किसान को बचाने के, मैं बोला ना, किसान को बचाएंगे, ये पॉलिसी के सेंटर में रह के बनाते तो किसान ऐसा हालत में नहीं पहुंचता। हम चाहते हैं किसी नीति ऐसा बने जो इसमें केंद्र में किसान रहे, उसके पेरिफेरी में सब कुछ हो, तभी किसान बचेगा। और किसान बचेगा तो देश बचेगा। 90% माने जैसे 90 करोड़ लोग हैं, उसको मर के ये देश अब बचा नहीं सकता। जो अन्नदाता है वो मर रहा है, कोई लोग समझेगा नहीं देशवासी। ऐसा देशवासी के लिए भी दिख है, जो आप जिसको खाना 2 टाइम आपको जरूरत होता है, सुबह शाम किसान आपको खिलाता है, आप उसको बाद याद भी नहीं करता ये हमारा अन्नदाता मर रहा है। कितना बड़ा बेईमान है हम है। हमारा अन्नदाता मर रहा है, हमारा आंसू नहीं है आंख में, और जो मर रहा है उसके हम समर्थन कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पे हो, जात धर्म के नाम पे हो, जो बर्बाद करने का ताकत है हम उसको साथ देता है, और बचाने वाला जो नीति है हम उससे दूर हट रहे हैं। ये कैसे इंसानियत है? बात यही है, हम इंसानियत से दूर है। मैं मीटिंग में सब जगह बोलता है, हिंदू का आबादी बढ़ता है, मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है, सिख का आबादी बढ़ रहा है, मगर इंसान का आबादी घट रहा है। इंसान का संख्या, इंसान की इंसानियत जब नहीं है, हाथ पाए रहने से इंसान नहीं होता। हिंसा है, विद्वेष है, नुकसान करो मुनाफा के लिए, गरीब को दलो लूटो, ये जो है ये इंसानियत नहीं है। ये हिंसक प्राणी का मानसिकता है, और उसी में हम बल देता है, सरकार उसी को मदद करता है। अच्छा, ये डंकल प्रस्ताव जब आया था तो उसका किसानों की तरफ से कोई तीव्र विरोध नहीं दिखा? बहुत लड़ाई हुआ। अब तो तब बच्चा था तब जी। हाँ, डंकल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में लेफ्ट के लोग थे, उन लोगों ने उसके ऊपर, अरे लेफ्ट तो ही समाज, बाकी तो चोर है जी, बाकी सब चोर है। लेफ्ट के बिना, लेफ्ट तो समझता है ना कहाँ खतरा है, अब तो बेचने वाला है ना, हम तो बचाने वाला है। जी।
लेफ्ट के अलावा कोई बचा रहा लेकिन है लेफ्ट की पार्टी के अतिरिक्त बहुत किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बहुत आंदोलन हुआ था लेफ्ट का उस समय, डांकेल प्रस्ताव के खिलाफ वहाँ गया, वहाँ जाके आंदोलन समय किया, हम लोग बहुत वहाँ बच्चे 8 बच्चे थे, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस समय कुछ बड़े लोग आ गया, वंदना शिवा जैसा ये सब बन गए उसी आंदोलन से। हम उस सब आंदोलन में किया डांकेल के खिलाफ। ये डांकेल के खिलाफ क्या होता है, पहले क्या होता, हमारा विदेश से जो सामान आता था हैं, हम उसको टैक्स लगाता था, विदेश से कोई भी सामान है उससे कुछ पैसा हमारा देश का होता था। डांकेल ने बोल दिया कोई सामान कोई देश में जाएगा फ्री जाएगा, कोई टैक्स लगा नहीं पाएगा। तो ऐसा 1453 चीजें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा देश में आने लगा। अभी चलो वहाँ उन्नत प्रोडक्शन है, मैकेनाइज प्रोडक्शन है, ज़्यादा सस्ता में प्रोडक्ट होता है, वो हमारा बाजार में सामान डाल देंगे तो हमारा किसान का मेहनत का कॉम्पीट नहीं कर सकता। और फिर यहाँ की भूमि के अनुसार वो सारी चीजें नहीं हो सकता। मगर सरकार जब भी डांकेल प्रस्ताव के खिलाफ किसान बहुत लड़ाई लड़ा था, मगर क्या है किसान का सुनने वाला कौन है? आजकल शहर में बुद्धिजीवी तो जो मिला के एक निष्कर्ष आप ये दे रहे हैं कि किसान संबंधी जो भी नीतियां बनाई जाए उसमें किसानों की सहभागिता भी हो, किसान से बात करो तो उन मुद्दों पर जो अनुभवी किसान है, अनुभवी किसान से मेरा तात्पर्य है जो दीर्घकालिक कृषि कर्म से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पर सलाह ली जाए। नहीं, जरूर, जिसका लिए आप कानून बनाएंगे उससे पूछना चाहिए ना, ये कानून बना रहा है इसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है, इसमें कोई नहीं, किसान के पूछा नहीं, बना रहा है ब्यूरोक्रेट दिल्ली में बैठे बैठे, वो जिंदगी में खेती देखा नहीं, जमीन में कोई पाँव नहीं लगाया एक दिन, वो जमीन के सारे कुछ जानकार हो गया, और जो जानकार है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए कोई नीति जो होता है वो बैरन बांझ होता है, बांझ नीति होता है, वो वास्तव नीति नहीं हो सकता, जो जमीन से नहीं आता, जो भुगत रहा है उससे बात करके नई नीति बनाओ तो वो नीति को भी उसके भलाई नहीं कर सकते।